हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दिशा सिवाच एंड वेलकम टू मिशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स पढ़ रहे थे कि लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रांसपोर्ट हम प्लांट्स में किस तरीके से करेंगे। हमने ये भी देख लिया था कि फ्लोएम टिश्यू जो है वो लीव्स से फूड मटेरियल को पूरे प्लांट के बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट कराने का काम करेगा, और जो जाइलम टिश्यू है वो वाटर और मिनरल्स को प्लांट के रूट के पार्ट से पूरी बॉडी के अंदर और लीव्स के पास पहुंचाने का काम करेगा, वाटर एंड मिनरल्स को। तो जाइलम टिश्यू के बारे में हमने स्टार्ट कर दिया था कि जाइलम टिश्यू किस तरीके से हमारे प्लांट की बॉडी के अंदर रूट से वाटर और मिनरल्स को ले करके किस तरीके से हमारे प्लांट की लीव्स तक पहुंचाता है और बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं जाइलम के अंदर किस तरीके से हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है मिनरल और वाटर का। जाइलम इज स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू इन प्लांट दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल टू द लीव्स। जाइलम टिश्यू के बारे में क्या बताया है कि एक जाइलम क्या है, एक स्पेशल टाइप का वस्कुलर टिश्यू है। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है जो कि बहुत सारी सेल से बना हुआ है, और प्लांट के अंदर ये टिश्यू का क्या काम करेगा, प्लांट के अंदर जाइलम टिश्यू मिनरल्स को और साथ ही साथ वाटर को सॉइल से लेकर के लीव्स तक पहुंचाने का काम करेगा। दूसरी बात इसमें क्या आई, द फ्लो ऑफ द वाटर इज यूनिडायरेक्शनल एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। हमने क्या देखा कि प्लांट के अंदर जो जाइलम टिश्यू है वो रूट से जो लीव्स के पास पानी और मिनरल्स को भेज रहा है, उसके अंदर जो मूवमेंट होगी वाटर की और मिनरल्स की वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगी। कौन सी डायरेक्शन में होगी, इन रूट से लेकर के लीव्स तक वो वाटर और मिनरल्स को पहुंचाएगा। तो एक ही डायरेक्शन में, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में इन वाटर की और मिनरल की मूवमेंट होगी, इनकी गति होगी। किसके थ्रू होगी, ट्यूब्स के थ्रू होगी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग वाटर लॉस थ्रू द ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। अब ये बात जो इसने बोली है कि हमारे जो मिनरल्स हैं और जो वाटर है जिसको जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट कर रहा है सोइल से लीव्स तक, वो क्या काम करेगी, वो स्टोमेटा के पोर्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जब वाटर का लॉस हुआ है ना, जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ठीक है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में जो स्टोमेटा के पोर्स हैं लीव्स की सरफेस पे, उनके थ्रू जो पानी का लॉस हुआ है उनको रिप्लेस करने का काम करेगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि जो हमारी लीव्स हैं, इस लीव्स के अंदर जब हमारी प्लांट की बॉडी में ज़्यादा पानी होता है तो वहाँ पे एक प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन की। ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो लीव्स के अंदर पानी है, ठीक है, लीव्स के अंदर जो पानी है वो प्लांट की बॉडी से बाहर निकल जाएगा वेपर्स की फॉर्म में। वो प्लांट की बॉडी से वेपर्स की फॉर्म में इसकी बॉडी से बाहर चला जाएगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा। और जिन पोर्स के थ्रू, जिन छेदों के थ्रू ये पानी, प्लांट की बॉडी का पानी बाहर निकलता है, उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीफ की सरफेस के ऊपर जो प्लांट की बॉडी के एक्सेसिव पानी को, ज्यादा पानी को प्लांट की बॉडी से बाहर निकालने का काम करेंगे। ठीक है, तो अब बात आई समझ कि हमारे स्टोमेटा के पोर्स क्या होते हैं। स्टोमेटा के पोर्स ऐसे पोर्स होते हैं जो हमारी लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और वहां से प्लांट की बॉडी का जो एक्सेसिव पानी है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू, वेपर्स के थ्रू क्या चला जाएगा, यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ से जगह खाली हुई है, इस सरफेस के अंदर ऐसे पानी प्रेजेंट था, ठीक है, पानी प्रेजेंट था, अगर वो पानी इवेपोरेशन के थ्रू इन स्टोमेटा के पोर्स से होता हुआ अगर बाहर इवेपोरेट हो गया तो वो पानी जहाँ पे था वो जगह तो खाली हो जाएगी। अब उस जगह को भरना भी जरूरी है क्योंकि लीव्स में पानी की जरूरत है लगातार फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, ताकि खाना बन सके हमारे प्लांट की बॉडी के अंदर। उसके लिए हमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करानी पड़ेगी, उसके लिए हमें पानी की भी जरूरत है। अब पानी का तो लॉस हो गया स्टोमेटा के थ्रू, अगर पानी का लॉस हो गया तो क्या जिंदगी भर यहाँ पे पानी ही नहीं आएगा, वो आएगा। वो कहाँ से आएगा, सोइल से जाइलम टिश्यू उसको पकड़ के लेके आएगा और यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। ठीक है, यहाँ पे उसको
रख देगा, इस पानी को पहुंचा देगा लीव्स तक, और वो लीफ के अंदर जो पानी आया है वो किसको रिप्लेस करेगा, जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का हमारा लॉस हो गया था उस लॉस को फिलअप करेगा। ठीक है, ये काम हो जाएगा। जाइलम एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। अब हमने कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसलिए बोला क्योंकि ये एक टाइप की सेल्स से नहीं मिलके बना हुआ है। इस टिश्यू को बनाने में अलग अलग टाइप की सेल्स का यूज हुआ है। ठीक है, तो क्या है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और इसका काम भी बहुत ज्यादा जटिल है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल है। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 बेसिक टाइप ऑफ सेल्स। ये 4 तरीके की सेल्स से बना हुआ होता है। कौन कौन सी, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है, इन 4 टाइप की सेल्स से मिलके बना हुआ है और इसका फंक्शन भी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये क्या करता है, पानी और मिनरल्स को पौधे की जड़ों से लेकर के उसकी पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो कि 4 टाइप की सेल्स से मिलके बना हुआ है। ये जो 4 टाइप की सेल्स हैं, इनमें से जाइलम पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो होती हैं लिविंग सेल्स और बाकी सारी डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, बाकी सारी डेड सेल्स होती हैं। The only living component of the xylem is xylem parenchyma. Xylem parenchyma जो है वो इस xylem टिश्यू का लिविंग पार्ट होती है, वही इसके अंदर क्या होती है, लिविंग सेल्स होती हैं। The root is the water is absorbed by the root hair. ठीक है, रूट हेयर्स क्या करते हैं, उस पानी को अब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं और अब्जॉर्ब करते हैं जो कि मिट्टी के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, तो मिट्टी से पानी को अब्जॉर्ब करने का काम कौन करेंगे, रूट हेयर करेंगे। और रूट हेयर क्या थे, रूट हेयर एक तरीके की रूट्स के क्या हैं, प्रोजेक्शन है। ठीक है, रूट की जो सेल्स हैं, रूट के हमारे प्लांट के रूट्स की जो सेल्स हैं उनमें से कुछ सेल एक्टिव हो जाएंगी और वो एक्टिव सेल्स क्या करेंगी, वो अपने आप को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगी, बाहर की साइड थोड़ा सा बढ़ा लेंगी। उस बढ़े हुए स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम रूट हेयर्स बोलते हैं। वो रूट हेयर्स सरफेस एरिया बढ़ा देंगी रूट्स का, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा हम पानी का अब्जॉर्प्शन और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन कर सकेंगे। अंडरगो सेल टू सेल मूवमेंट बाय ऑस्मोसिस अंटिल इट रीचेस द जाइलम। हमने ये भी बात बता दी थी कि हमारा जो जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होता है वो जो हमारी बाहर की सेल्स होती है ना, बिल्कुल टच में नहीं होता, वो इन्वायरमेंट में एक्सपोज नहीं होता। अगर ये प्लांट की बॉडी है तो वो वहां पे कहीं बीच में जाके प्रेजेंट होता है। तो हमें ये डिस्टेंस तो कवर करनी पड़ेगी ना, कि भाई डायरेक्टली हम जाइलम को नहीं दे सकते हैं पानी, तो वो पानी हमें जाइलम तक पहुंचाना है। अगर लंबे ट्रांसपोर्ट करना है तो, लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रांसपोर्ट करना है तो प्लांट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट हेयर्स पहले क्या करेंगी, अब्जॉर्ब करेंगी। रूट हेयर पहले क्या करेंगी, वाटर से, सोयल से वाटर क्या करेंगे, रूट हेयर अब्जॉर्ब करेंगे। रूट हेयर फिर सेल टू सेल होता हुआ, ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, हमारी मान लो रूट है, उस रूट के अंदर बाहर की लेयर को हम क्या बोलेंगे, बाहर की लेयर को हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। ठीक है, जो अब ये एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस का मतलब है जो बिल्कुल बाहर की लेयर है। अब ये बाहर की लेयर क्या करेगी, ये बाहर की लेयर अब्जॉर्ब कर लेगी वाटर को। अब जाइलम टिश्यू प्रेजेंट है हमारा यहाँ पे, तो जाइलम टिश्यू में पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में भी बहुत सारी सेल्स होंगी और ये बहुत सारी सेल्स क्या करेंगी, ये सेल इसको पानी दे देगी और मिनरल्स दे देगी, ये दूसरी सेल दूसरी को, और फिर आगे इस तरीके से सेल टू सेल होता हुआ क्या जाएगा, हमारा वाटर और मिनरल्स जाइलम टिश्यू तक पहुंचाए जाएंगे। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक सेल से दूसरी सेल तक वाटर और मिनरल्स का, इसके लिए हम कोई भी एनर्जी खर्च नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू अपने आप क्या हो रहा है, पानी जाइलम टिश्यू तक पहुंच रहा है। इतनी बात आई समझ। अब उसके बाद ये पानी कहाँ पहुंच गया, रूट की कॉर्टेक्स में, मतलब उसके बीच वाले रीजन में। बीच वाले रीजन में जब सेल टू सेल हो करके हमारा पानी और मिनरल्स कॉर्टेक्स में जब पहुंच गए, कॉर्टेक्स के बाद वो कहाँ जाएंगे, जाइलम के अंदर। ठीक है, जाइलम टिश्यू में जिस टाइम पे पानी और मिनरल्स चले गए, उसके बाद जाइलम टिश्यू क्या करेगा, इस तरीके से अपवर्ड मूवमेंट करेगा। अपवर्ड मूवमेंट मतलब यूपर की तरफ मूवमेंट करेगा, किसकी, वाटर की और मिनरल्स की। ये भी हम देख चुके हैं कि जाइलम टिश्यू जो होता है वो सब्सटेंसेस की यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करवाता है, वो है अपवर्ड। तो यहाँ से जाइलम टिश्यू ने क्या किया, मिनरल्स और वाटर को अब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद ये क्या करेगा, अपवर्ड मूवमेंट करेगा और
लीव्स तक क्या कर देगा, लीव्स तक वाटर और मिनरल्स को पहुंचा देगा, फिर डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो जाएगा, स्टोमेटा के पोर्स के थ्रू ये पानी निकल जाएगा। ठीक है, जब तक यूज करना होगा तब तक यूज करेंगे, तब एक्सेसिव पानी हो जाएगा, यहाँ से पानी ये भेजता रहेगा। जब यहाँ पे ज्यादा पानी हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और देखो, ये पानी यहाँ से बाहर तो निकल रहा है, द वाटर देन ट्रेवल्स थ्रू द प्लांट एंड रीचेस द लीव्स, ये बात हमने देख ली कि वाटर और मिनरल्स क्या हो रहे हैं, लीव्स तक पहुंच रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सेप। एसेंट का मतलब है ऊपर की साइड जा रही है। ठीक है, सेप का क्या मतलब है, सेप का मतलब होता है वाटर प्लस मिनरल्स, वाटर प्लस मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स दोनों को हम कंबाइंड वे में क्या बोलते हैं, दोनों को हम कंबाइंड वे में बोलते हैं सेप। और ये जो वाटर और मिनरल्स हैं, जो सेप है उसकी मूवमेंट रूट से लेकर के लीव्स तक हो रही है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, हम इसको एसेंट ऑफ सेप बोल देंगे, एसेंट ऑफ सेप बोल देंगे। इतनी बात आई समझ के रूट से पानी और मिनरल्स आए और वो लीव्स तक पहुंचाए गए। मिनरल्स और वाटर को हम बोलते हैं सेप, और ये ऊपर की साइड मूवमेंट हो रही है तो हमने इसको बोल दिया एसेंट ऑफ सेप। अब ये जो एसेंट ऑफ सेप है, एक बात सोचना, जो जाइलम टिश्यू है वो क्या कर रहा है, जाइलम टिश्यू पानी को और मिनरल्स को रूट से लेकर के लीव्स तक पहुंचा रहा है। इसकी कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी जो इसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी। ठीक है, अपने आप तो कोई भी चीज चढ़ती नहीं है, जैसे कि हमने मान लो किसी भी डिब्बे के अंदर या फिर किसी भी ग्लास के अंदर अगर पानी रख दिया तो ऐसा तो नहीं होता कि वो अपने आप ऊपर की साइड चढ़ जाता है, नहीं होता। अगर हम फर्श के ऊपर भी पानी बिखेर देते हैं, ऐसा नहीं होता है कि भाई वो दीवार के ऊपर चढ़ने लग जाता हो, ऐसा नहीं होता। तो प्लांट के अंदर ऐसा क्या चीज होती है जो ये जाइलम टिश्यू अपने आप इस पानी को ऊपर लेके जा रहा है। ये पानी किस तरीके से रूट से लेकर के, जमीन से लेकर के इतनी ऊपर तक, लीव्स तक कैसे पहुंच रहा है ये पानी, कोई ना कोई तो इसको पुश करता होगा ना, कोई ना तो इसको धक्का मारता होगा। ठीक है, या तो धक्का लगाता होगा या इसको कोई खींचता होगा। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस एसेंट ऑफ सेप को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट वो दोनों तरीके से कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। ठीक है, तो ऐसे कौन सी चीजें हैं जो इस एसेंट ऑफ सेप को इफेक्ट करती हैं, तो वो दो चीजें होती हैं। एक तो इसके ऊपर फर्क किसका पड़ेगा, इफेक्ट का मतलब है किसी चीज के ऊपर फर्क पड़ना। अब ये जो एसेंट ऑफ सेप है, मिनरल्स और वाटर है, वो रूट से लीव्स के अंदर जा रहे हैं, उनको कौन कौन प्रभावित कर रहा है, उसको दो चीजें प्रभावित करेंगी, एक तो रूट प्रेशर, दूसरा उसको ट्रांसपिरेशन पुल। एक तो रूट प्रेशर और दूसरा उसको अफेक्ट करेगा ट्रांसपिरेशन पुल। अब सबसे पहले ये देखो कि रूट प्रेशर क्या होता है, रूट प्रेशर क्या होता है, उसके बाद देखो कि हमारा ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है। तो उसको समझने के लिए आ जाओ अपने, सबसे पहली क्या चीज थी, सबसे पहली चीज थी हमारी रूट प्रेशर, रूट प्रेशर। अब ये रूट प्रेशर क्या चीज होती है, हम एक चीज देखते आ रहे हैं ना कि भाई ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है और यहाँ पे ये क्या है, हमारी लीफ है, यहाँ पे जाएगा हमारा जाइलम टिश्यू, लीफ तक पहुंच रहा है। ठीक है, अब ये जो जाइलम टिश्यू है, इस पौधे की यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, रूट्स प्रेजेंट है, ये क्या है, रूट्स प्रेजेंट है। अब वो जो एसेंट ऑफ सेप हमारी बन रही थी, एसेंट ऑफ सेप क्या थी कि भाई यहाँ से मिनरल्स और वाटर ऊपर की साइड, जाइलम में ऊपर की साइड मूवमेंट कर रहे थे। एसेंट ऑफ सेप को अफेक्ट करेंगे दो फैक्टर, एक तो ट्रांसपिरेशन पुल, दूसरा करेगा रूट प्रेशर। तो पहले ये देखो कि रूट प्रेशर क्या होता है। रूट प्रेशर का मतलब होता है कि जब पानी सोइल से रूट के अंदर एंटर करता है तो वो उसके ऊपर कुछ पुल लगाता है, प्रेशर लगाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। ठीक है, देखो रूट्स के अंदर पानी कैसे एंटर करता है, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ना, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या करता है, हमारे वाटर की मूवमेंट होती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर की मूवमेंट होती है। अगर पानी जमीन के अंदर बाहर ज्यादा है, अगर ये पानी जमीन के अंदर ज्यादा है तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे रूट्स के अंदर पानी की मात्रा
कम मिलेगी, मतलब उसकी कंसंट्रेशन पानी के अंदर कम होगी। अब अगर पानी की कंसंट्रेशन रूट्स के अंदर कम है, पानी रूट्स के अंदर अगर कम है, जड़ों के अंदर कम है, और अगर बाहर मिट्टी के अंदर पानी ज्यादा है, तो क्या होगा, ज्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट हो जाएगी पानी की। अब पानी क्या कर रहा है, इस साइड से, ठीक है, यहां से सोयल से रूट्स के अंदर एंटर कर रहा है पानी। पानी कहाँ से कहाँ एंटर कर रहा है, सोयल से रूट्स के अंदर एंटर कर रहा है। अब रूट्स के अंदर भी हमने देखा था कि इसकी कॉर्टेक्स तक जाएगा। रूट्स के अंदर भी क्या होगा, सेल टू सेल मूवमेंट होगी। ये पानी यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से इस तरीके से मूवमेंट होगी। अब जब ये पानी बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है तो कोई प्रेशर तो जनरेट हो रहा होगा ना। अब प्रेशर आएगा कहाँ, सेल्स के अंदर ही तो आएगा। प्लांट की जो रूट्स हैं वो जिन सेल्स से बनी हुई है उनके अंदर आएगा। तो एक तरीके से बाहर से कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण बाहर से अंदर मूवमेंट हो रही है, और ये मूवमेंट हो रही है तो एक तरीके से फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है रूट्स के ऊपर। इसी प्रेशर को हम रूट प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रेशर क्या कर रहा है, पानी को बाहर से अंदर लेके आ रहा है। तो ये रूट प्रेशर क्या कर रहा है, पानी को बाहर से अंदर लेके आ रहा है रूट्स के। तो इसका मतलब जब ये यहाँ पे आगे फॉरवर्ड फ्लो हो रहा है, क्योंकि बाहर उस साइड से क्या लग रहा है, हमारे रूट प्रेशर लग रहा है। इस रूट प्रेशर के कारण ही बाहर से जड़ों के अंदर पानी ने एंटर किया था, और इसी रूट प्रेशर के कारण एक सेल से दूसरी सेल के अंदर पानी एंटर करता जा रहा है, उसके बाद वो जाइलम में एंटर करेगा, ठीक है। अब इतने तक तो मान लेंगे हम, ठीक है, कि इतने पार्ट तक इसी रूट प्रेशर के थ्रू क्या हो गया होगा, हमारे इस तरीके से डिफ्यूजन हो करके रूट प्रेशर लग के पानी एक सेल से दूसरी सेल में जा रहा होगा। लेकिन हमें पहुंचाना कहाँ पे है पानी, हमें पहुंचाना है इन लीव्स के अंदर। इन लीव्स के अंदर हमें पानी को पहुंचाना है। तो रूट प्रेशर ने तो भाई इतना ही काम किया कि भाई मैं यहीं तक पहुंचा सकता हूँ पानी को, इससे ज्यादा आगे मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक प्रेशर की भाई रेंज होती है कुछ। इसने इतना ही प्रेशर लगा सकता है, ये रूट प्रेशर इतना ही प्रेशर लगा सकता है कि इतना ही धक्का लगा सकता है पानी को कि वो इस एरिया तक आ जाए, ठीक है, थोड़े से, मतलब रूट्स के आसपास के एरिया तक ही वो पहुंचा सकता है अपने प्रेशर से पानी को और मिनरल्स। हमें पहुंचाना है पानी कहाँ पे और मिनरल्स कहाँ पे, लीव्स के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, और भी ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। कोई ऐसा चाहिए जो पानी को क्या कर रहा होगा, ऊपर की साइड या तो धक्का लगा रहा होगा या फिर ऊपर से खींच रहा होगा, यही करना पड़ेगा। तो रूट प्रेशर की तो भी बात थी इतनी ही कि रूट प्रेशर किस तरीके से इफेक्ट करेगा। रूट प्रेशर के अंदर होगा कंसंट्रेशन का सबसे बड़ा रोल। कंसंट्रेशन सॉइल के अंदर पानी की ज्यादा होगी, रूट्स के अंदर कम होगी। इसी कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण बाहर से पानी रूट्स के अंदर एंटर करेगा, और उस टाइम पे रूट्स के अंदर जब प्रेशर जनरेट होगा उसी को हम रूट प्रेशर बोलेंगे। और ये रूट प्रेशर क्या कर रहा है, पानी को नीचे से ऊपर की तरफ पुल करने का काम कर रहा है, ठीक है, पुश करने का काम कर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ धक्का लगाने का काम कर रहा है, ये पानी को ऊपर भेज रहा है। दूसरी चीज कौन सी आई थी, दूसरी चीज आई थी हमारी ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल, सबसे पहले तो ये देखो कि ट्रांसपिरेशन क्या चीज होती है। ट्रांसपिरेशन होती है वाटर का लॉस, वाटर लॉस थ्रू स्टोमेटल पोर, थ्रू स्टोमेटल पोर्स। ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनके थ्रू पानी इवेपोरेट होता रहता है, उनके थ्रू पानी इवेपोरेट होता रहता है। और पानी कैसे इवेपोरेट होगा, उन पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होंगे, और उन छेद को हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा के पोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन क्या होती है, ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर स्टोमेटा के पोर्स के थ्रू लीफ के सरफेस से पानी का लॉस होता रहता है, पानी बाहर निकलता रहता है। अब एक लॉजिकल सी बात बताना, यह है जाइलम टिश्यू, यहाँ पे है हमारी लीफ, ठीक है, यहाँ तक पानी ऊपर भेजना है हमें। अगर यहाँ से पानी लॉस हो रहा है, अगर यहाँ से वाटर का H2O का
लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे पानी की जगह खाली हो रही है, मतलब यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन, यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। पानी की, अगर यहाँ से पानी का लॉस होगा, लीफ के स्टोमेटल पोर से अगर वाटर का लॉस होगा तो वहां पे पानी की कमी हो रही है, मतलब पानी की कंसंट्रेशन लीव्स के अंदर कम हो रही है। अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन पानी की कम है और हमारे नीचे के पार्ट के अंदर क्या हुआ था, नीचे के पार्ट के अंदर रूट प्रेशर लग के पानी यहाँ तक तो आ गया था, इसका मतलब यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कैसी है, ज्यादा है। एक जगह पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूसरी जगह पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां पे ये जो पानी का लॉस हो रहा है ये एक तरीके से पुल करेगा, ये एक तरीके से खींचेगा कि भाई मेरे पास कमी हो रही है, और ये नीचे से पानी को खींचने की कोशिश करेगा। अब ट्रांसपिरेशन के कारण जो यहाँ पे पानी है उसका खिंचाव होगा हमारी लीव्स के साइड, इसी पुल को हम ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के कारण हमारे प्लांट की बॉडी के अंदर जाइलम टिश्यू में एक पुल जनरेट होगा नीचे की साइड से। लीव्स क्या करेंगे, लीव्स के अंदर जो पानी की कंसंट्रेशन कम हो गई है वहां से एक खिंचाव पैदा होगा, एक पुल क्रिएट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन पुल। और ये पुल ट्रांसपिरेशन के कारण जनरेट हुआ है, मतलब प्लांट की जो लीव्स हैं उनसे वाटर का लॉस हुआ है ना, उस लॉस को हम बोलते थे ट्रांसपिरेशन, और उसी के कारण वो पुल जनरेट हुआ है, उसी के कारण वो खिंचाव उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे, ट्रांसपिरेशन पुल बोल देंगे। अब प्लांट के अंदर जो पानी की अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, ठीक है, जाइलम टिश्यू के थ्रू जो पानी यहाँ पे मूव कर रहा है उसमें कौन कौन हेल्प कर रहे हैं, एक तो हमारा रूट प्रेशर। रूट प्रेशर कैसे, कि जितना ज्यादा रूट प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा हमारा वाटर और मिनरल्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे, जितना ज्यादा हमारा ट्रांसपिरेशनल पुल होगा, ठीक है, मतलब जितनी ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगी, जितना ज्यादा वाटर लॉस होगा लीव्स के थ्रू, उतना ही ज्यादा पुल करेगा पानी नीचे से ऊपर की साइड। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपस में मिलकर क्या करती हैं, इस पानी को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, हमारी जो पौधे की जड़ें होती हैं वहां से, पौधे की जड़ों से पत्तियों तक पानी को पहुंचाने का काम कौन करेगा, पानी तक पहुंचाने का काम करेगा हमारा जाइलम टिश्यू। और जाइलम टिश्यू के अंदर वो जो मूवमेंट हो रही है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, रूट प्रेशर पे और ट्रांसपिरेशन पुल पे। रूट प्रेशर क्या होता है, रूट प्रेशर जब भाई सॉइल से पानी एंटर करता है रूट्स के अंदर तो वहां पे एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको हम रूट प्रेशर बोलेंगे। उसी के कारण एक सेल से दूसरी सेल में उसी प्रेशर के कारण पानी और मिनरल्स आगे बढ़ते रहते हैं। फिर ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है, अब ये क्या करेंगे, यहाँ से वाटर का लॉस होता रहेगा, वाटर लॉस्ट फ्रॉम लीफ सरफेस बाय ट्रांसपिरेशन, और इसके कारण यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा, यहाँ पे खिंचाव उत्पन्न होगा, उस खिंचाव के कारण ये वाटर जो है ऊपर की साइड मूव कर जाएगा। दो फैक्टर्स आए समझ कि किस तरीके से हमारा जाइलम टिश्यू ये काम करेगा। उसके बाद जाइलम टिश्यू की बात थी इतनी ही। उसके बाद है फ्लोएम टिश्यू, कि फ्लोएम टिश्यू के अंदर जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरीके से होगा। अब जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, फूड बनता है हमारे प्लांट की बॉडी में सिर्फ लीव्स के अंदर, तो लीव्स से डिफरेंट बॉडी पार्ट में उस फूड को पहुंचाने को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। और जब हम फूड का ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं तो उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बोल दो, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बोल दो, या फिर ट्रांसलोकेशन थ्रू फ्लोएम बोल दो। ट्रांसलोकेशन का मतलब ही ये होता है कि हम फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन बोल दो या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बोल दो, एक ही बात है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड या फिर ग्लूकोज। अब हमारे प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो फूड मटेरियल होता है वो किसकी फॉर्म में होगा, वो ग्लूकोज की फॉर्म में होगा। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद होगी, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किस चीज की फॉर्मेशन कर रहे थे, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल।
सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये फॉर्मेशन कर रहे थे ग्लूकोज की C6H12O6। ये क्या था, हमारा ग्लूकोज था। प्लस में वाटर की फॉर्मेशन कर रहे थे और कुछ ऑक्सीजन की फॉर्मेशन ये कर रहे थे। ये रिएक्शन हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पढ़ी थी। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस थी क्या प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस वही तो प्रोसेस थी जिसके थ्रू कोई भी प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। अब इसने भी क्या किया है, अपना फूड प्रिपेयर किया है, अपना खाना बनाया है। और इसने जो खाना बनाया है वो क्या बना है, लास्ट में फाइनली बना है यहाँ पे ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है, प्लांट का फूड है। इसी फूड को इसको क्या करना है, हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करना है। Transport of food or glucose, also amino acid and other substances from leaves to the different part of the plant is known as translocation. ट्रांसलोकेशन क्या होती है, जो हमारे लीफ के अंदर जो फूड की प्रिपरेशन हुई है, चाहे वो ग्लूकोज की फॉर्म में हो, चाहे वो अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में हो, या फिर किसी और सब्सटेंस की फॉर्म में हो, उसका लीव्स से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक, प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचाना ही क्या है, ट्रांसलोकेशन है। Translocation take place in the phloem delivering substance to the storage organ like root, fruits and growing organs. अब जो ये फूड का हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, उसका क्या काम होगा? पहला काम तो ये होगा कि जो ग्रोइंग ऑर्गन है, जो लगातार ग्रो कर रहे हैं जो ऑर्गन, जैसे कि प्लांट की हाइट बढ़ रही है, उसमें उसकी स्टेम की भी हाइट बढ़ेगी, ठीक है, उसकी स्टेम की भी ग्रोथ होगी, लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। फ्रूट्स हैं तो उनका फ्रूट्स का साइज भी बढ़ेगा। तो हम जो फूड है उसका कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक तो प्लांट की ग्रोथ में यूज कर रहे हैं, तो जो ग्रोइंग ऑर्गन होंगे वहां तक भी क्या हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे, वहां तक भी हम फूड को ट्रांसपोर्ट कर देंगे फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। दूसरा हम क्या करेंगे, हम जो स्टोरेज ऑर्गन होते हैं, अब जो खाना बना लिया, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि 2-3 दिन तक हम पानी ना दे पौधों को, तो ऐसा तो नहीं होता कि वो मर जाते हैं। वो क्यों नहीं मरते, क्योंकि उनके अंदर जो फूड की प्रिपरेशन हुई थी वो फूड स्टोर करके भी कुछ टाइम के लिए रखा गया था, ठीक है। जैसे कि उनकी रूट्स ने, उनके फ्रूट्स ने क्या कर लिया, और कुछ एक और भी ऑर्गन्स हैं, उनने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया फूड को, ठीक है, फूड को स्टोर कर लिया, ताकि जब उनको पानी ना मिले या फिर 2-3 दिन तक धूप ना निकले तो उस टाइम पे भी वो सरवाइव कर सके। इसीलिए उन्होंने क्या कर लिया, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उन्हें फूड मिला था, वो ग्लूकोज की जनरेशन हुई थी, उसको उन्होंने फ्लोएम टिश्यू के थ्रू अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा दिया। कुछ बॉडी पार्ट्स ने उनको यूज कर लिया अपनी ग्रोथ के लिए, कुछ बॉडी पार्ट्स ने उनका क्या किया है, स्टोर कर लिया है आगे के लिए, जब उनको जरूरत होगी उस टाइम पे ये स्टोरेज हुआ जो फूड है वो उनके काम आ जाएगा ग्रोथ में। उसके बाद जो फ्लोएम टिश्यू है वो भी जाइलम की तरह ही क्या है, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। वो भी जाइलम की तरह कैसा टिश्यू है, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, क्योंकि ये अलग अलग टाइप की सेल्स से मिलके बना हुआ है, अलग अलग टाइप की बेसिक टाइप की सेल्स से मिलके बना हुआ है। वो कौन सी हैं, सीव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। द ओनली डेड कंपोनेंट ऑफ द फ्लोएम इज फ्लोएम फाइबर। जैसे कि जाइलम टिश्यू के अंदर हमने देखा था, जाइलम टिश्यू के अंदर सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग कंपोनेंट था, लेकिन फ्लोएम टिश्यू के अंदर 3 सेल्स ऐसी हैं जो लिविंग है, और सिर्फ फ्लोएम फाइबर ऐसा पार्ट है इस फ्लोएम टिश्यू का जो कि डेड सेल्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है। फ्लोएम टिश्यू के अंदर 4 टाइप की सेल्स हैं, उनमें से 3 लिविंग सेल्स हैं, और फ्लोएम फाइबर क्या है, डेड टाइप की सेल्स हैं। ट्रांसलोकेशन हमेशा कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल बोल दो या फिर मल्टी डायरेक्शनल बोल दो, क्योंकि जाइलम टिश्यू क्या कर रहा था, रूट्स से लीव्स तक पहुंचाने का काम कर रहा था वाटर और मिनरल्स को। लेकिन फ्लोएम टिश्यू का क्या काम है, फ्लोएम टिश्यू का काम है फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। अब ये जो ग्लूकोज बना है, फूड मटेरियल बना है, उसका रूट्स को भी जरूरत है, स्टेम को भी जरूरत है, बाकी ब्रांचेस को भी जरूरत है, ठीक है। तो प्लांट के लीव्स से जो ऊपर पार्ट है उनको भी जरूरत है इस फूड की, और जो नीचे है उनको भी जरूरत है। तो फ्लोएम टिश्यू क्या करेगा, अपर पार्ट्स को भी फूड पहुंचाने का काम करेगा और नीचे को भी, ठीक है। तो इसके जो मूवमेंट होगी फ्लोएम टिश्यू की ट्रांसपोर्टेशन की, वो दोनों डायरेक्शंस में होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, एंड टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल। इसका
मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि किस तरीके से सीव ट्यूब्स हैं वो कंपेनियन सेल्स के साथ मिल करके किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगी। सीव ट्यूब के पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, कहाँ गई ये रही, सीव ट्यूब के पास नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस, सीव ट्यूब्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, और न्यूक्लियस क्या होता है, सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन होता है उसी तरीके से सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब वो बिना न्यूक्लियस के सरवाइव नहीं कर पाएंगी, तो उनको सपोर्ट करने के लिए कौन आया, कंपेनियन सेल आई। कंपेनियन सेल हैव न्यूक्लियस, कंपेनियन सेल्स के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये क्या करेंगी, इन सीव ट्यूब्स को सराउंड कर लेंगी। सीव ट्यूब्स जो होती हैं उन सेल्स को क्या कर लेंगी, सराउंड कर लेंगी, उनके चारों तरफ घेरी लगा लेंगी और उनको सपोर्ट करने का काम करेंगी। और सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल मिलके एक कंडक्टिंग ट्यूब का काम करेंगी। ये कंडक्टिंग ट्यूब क्या करेगी, फूड को लीव्स से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करेगी। एसेंट ऑफ स्टेप टेक प्लेस by simple physical force but translocation in phloem is achieved by utilization energy। यह है सबसे मेन पॉइंट। इसके अंदर क्या बताया है, जैसे हम जाइलम टिश्यू के अंदर अभी देख रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन वाटर और मिनरल्स का कैसे हो रहा था, रूट प्रेशर लगा रही थी, ऊपर से ट्रांसपिरेशन पुल लग रहा था। तो इन दोनों प्रेशर्स के अंदर हमें कोई भी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं थी। अब वो एनर्जी अगर लगाने की जरूरत नहीं थी तो बिना यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी के हमारा वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, ठीक है। लेकिन जो फ्लोएम टिश्यू है उसको क्या करना पड़ रहा है, फूड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक फूड पहुंचाना पड़ रहा है, ग्लूकोज पहुंचाना पड़ रहा है। लेकिन इस प्रोसेस के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एटीपी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, यूटिलाइज करनी पड़ेगी एनर्जी, उसको एनर्जी दे करके तभी वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और एटीपी की फॉर्म में क्या करेगा, वो एनर्जी को खर्च कर देगा फूड के ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इतनी बात आई समझ। अब उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड यही है, आगे कंटिन्यू है। मटेरियल लाइक सुक्रोज दैट इज फॉर्म्ड इन द लीफ इज ट्रांसफर्ड इनटू द जाइलम फ्लोएम यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। अब ये क्या बात बताना चाहता है, ये बताना चाहता है कि जो भी मटेरियल हमने लीफ के अंदर बनाया है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे फ्लोएम टिश्यू के अंदर, ठीक है। और ये एटीपी की खर्च के बिना नहीं होगा, एनर्जी के खर्च किए बिना ये काम नहीं हो सकता, इसके लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू। ये क्या करेगा, किसी भी टिश्यू का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देगा, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या मतलब है, उसमें कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, ठीक, क्योंकि टिश्यूज के अंदर क्या हो रहा है, स्टोर भी तो हो रहा है ना फूड जा करके, इसलिए। वाटर फ्रॉम द नेबरिंग जाइलम नाउ मूव्स इनटू द सीव ट्यूब वाया द कंपेनियन सेल्स, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, आपस में भी तो, अब भाई ये भी तो सेल्स हैं, इनको भी तो पानी की मिनरल्स की जरूरत है, तो ये आपस में भी लेन देन करेंगी। वो कैसे करेंगी, वाटर फ्रॉम द नेबरिंग जाइलम, इसके आसपास में जो भी जाइलम होगा, नजदीकी जाइलम होगा, उनसे सीव ट्यूब्स के अंदर क्या हो जाएगा, पानी की एंट्री हो जाएगी। अब ये एक और बात बता देती हूँ, जो ये जाइलम टिश्यू है और जो फ्लोएम टिश्यू है, ये दोनों ही ट्यूब्स साथ साथ में चलती हैं, ये दोनों ही ट्यूब साथ साथ में चलती हैं, ठीक है। इस तरीके से लगाओ, ये क्या है, हमारी रूट्स हैं, और ये क्या है, हमारा अपर पोर्शन है, ठीक है। इस तरीके से ये बना दिया पेड़, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो जाइलम और फ्लोएम होगा ना, इस तरीके से बनेगी। ये क्या है, हमारी जाइलम, और ये क्या है, हमारी फ्लोएम टिश्यू है, ठीक है। तो ये जो दोनों टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज की जो ट्यूब्स होती हैं, ये एक साथ में चलती हैं। एक हो गई हमारी जाइलम और दूसरी हो गई फ्लोएम। ऐसा नहीं है कि जाइलम अलग जगह पे है, फ्लोएम अलग जगह पे है, ये बिल्कुल साथ साथ में ही चलती हैं, ठीक है, थोड़े से गैप में चलती हैं, ठीक है। बस फर्क इतना है कि इसके अंदर मूवमेंट जो होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, इनके अंदर मल्टी डायरेक्शनल में होगी, नीचे भी हो सकती है, ठीक है, नीचे ही होगी इस साइड में तो, और ऊपर की साइड यहाँ पे होगी। तो इस तरीके से इनके मूवमेंट चलती रहती है, लेकिन ये एक साथ में चलते रहेंगे। अब अगर ये पास पास में है, तो अगर फ्लोएम टिश्यू के अंदर पानी की जरूरत है, वो जाइलम से ले लेगा, ठीक है, वो जाइलम से क्या कर ले लेगा, पानी ले लेगा। द बल्क प्रेशर इंक्रीज इन द सीव ट्यूब एंड द मटेरियल मूव इन द फ्लोएम
टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर। अब इसका क्या मतलब है, जब फ्लोएम टिश्यू के अंदर, जब इस फ्लोएम टिश्यू के अंदर जाइलम से पानी आ जाएगा, जाइलम टिश्यू से जब पानी हमारी कंपेनियन सेल्स के अंदर आ जाएगा, या फिर बोल दो कि फ्लोएम टिश्यू के अंदर आ जाएगा, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे मटेरियल की मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज तक पहुंच जाएगी जहां पे प्रेशर लो है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे फूड का और वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होगा। दिस अलो द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड इन बोथ डायरेक्शन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, प्लांट के जिस भी बॉडी पार्ट को ज़रूरत पड़ेगी, वो इसी प्रोसेसेस के थ्रू क्या करेगा, हर एक बॉडी पार्ट तक फूड का ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। द मटेरियल में बी स्टोर्ड इन द रूट, फ्रूट एंड सीड। जो ये फूड मटेरियल है वो कहीं पे भी स्टोर हो सकता है, सीड्स के रूप में भी स्टोर हो सकता है, फ्रूट्स के अंदर भी स्टोर हो सकता है, और साथ ही किसमें, रूट्स के अंदर भी ये फूड मटेरियल स्टोर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बना और उसका यूटिलाइजेशन करना जरूरी है, हम उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं प्लांट की रूट्स में, फ्रूट में और सीड में। ठीक है, अब जैसे कि सीड के अंदर भी क्या होता है, स्टोर्ड फूड मटेरियल ही होता है। जब हम उसको फेवरेबल कंडीशंस देते हैं, जब उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो उस टाइम पे वो ग्रो कर जाता है। वो ग्रो क्यों करता है, भाई सारा कुछ बाहर से थोड़े लेता होगा, उसके अंदर भी तो स्टोर्ड फॉर्म में कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे कि हम चने खाते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो वो एक तरीके से क्या है, जो हम चने खा रहे हैं वो क्या है, स्टोर्ड फॉर्म ही तो है उसकी। ठीक है, कभी क्या किया होगा, प्लांट ने उनके अंदर एनर्जी स्टोर करी होगी, अब वो जो एनर्जी स्टोर करी है हमने उनको ग्रोथ होने नहीं दिया, उनको घर पे ले आए खाने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, उस प्लांट की जो स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी है उसको हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं। शुगर स्टोर्ड इन द रूट स्टेम टिश्यूज में मूव टू ग्रोइंग बर्ड्स इन स्प्रिंग एंड दीज ग्रोइंग बर्ड्स नीड एनर्जी। इसका क्या मतलब है कि हमारे रूट्स के अंदर या फिर अलग अलग बर्ड्स के अंदर जो भी हमने स्टोर करके रखी है, ठीक है, जो भी हमने स्टोर करके रखा है फूड मटेरियल, जो भी शुगर्स हमने स्टोर करी है, अब वो स्टोर तो हो गई, अब स्टोर हो गई तो उनका कभी ना कभी यूज तो करेंगे। कब यूज करेंगे, जब उनकी जरूरत होगी। मान लो स्प्रिंग का सीजन है, ऐसा सीजन है कि जिसके अंदर पत्ते झड़ गए, पेड़ के पत्ते झड़ गए, जिस टाइम पे पेड़ के पत्ते झड़ गए, भाई पत्ते झड़ गए तो काम तो पत्ते ही करते थे हमारा फोटोसिंथेसिस का, वहीं पे फूड की फॉर्मेशन होती थी। अब पत्ते ही नहीं है तो क्या होगा, फूड की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। उस टाइम पे हमारी जो बर्ड्स होंगी, ठीक है, नई नई जो कलियां खिलेंगी, उनको खिलने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से आएगी, जो स्टोर्ड फॉर्म में हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रूट्स में, स्टेम में, जहाँ पे भी स्टोर्ड फॉर्म में हमारे एनर्जी है, उन ग्रोइंग बर्ड्स के लिए वो एनर्जी यूज हो जाएगी। तो ये क्या था, हमारा फ्लोएम टिश्यू का काम था। फ्लोएम टिश्यू का और जाइलम टिश्यू के फंक्शनिंग आज हमने देख ली है, और हम बाकी चीजें, अब हमारा ये जो टॉपिक था ना ट्रांसपोर्टेशन का, वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो एक्सक्रीशन का होगा, और हमारे चैप्टर का वो लास्ट टॉपिक होगा एक्सक्रीशन। उसके बाद हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।